हेलो, स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं हम उन सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको मैं याद दिला दूँ यहाँ पर कि जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के जीएस के क्वेश्चंस होने वाले हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं पिछले साल के। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें तो कबीलन साई अशोक का नाम आपको ध्यान रखना है ना, कर्नल कबीलन साई अशोक। ये भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं पेरिस ओलंपिक के अंदर। आपको ध्यान रखना है मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी बने हैं। किसमें? तो आपको ध्यान रखना है मुक्केबाजी के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक नाम आपको ध्यान रखना है पुष्पेंद्र सरोज का। सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं 18वीं लोकसभा चुनाव, अभी आप लोगों ने देखा था, हुआ था उसी के अंदर। बिल्किस मीर का ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक कमेटी में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है, जम्मू कश्मीर की हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, मोहन यादव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और अभी चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है 30-31 जुलाई को, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें अगर हम यहाँ पर तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका फिजी में किया गया है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो वो संजीव को दिया गया है। और संजीव को दिया गया है, किस लिए दिया गया है? तो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा के माध्यम से, उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाना, फेमस करना, और जितने भी शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, उनको हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस बार की जो थीम है वो थीम क्या रहने वाली है, जो विषय रहने वाला है 2024 का, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ये इस बार की थीम है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वहीं पे अगर हम बात करें तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 जनवरी ध्यान रखिएगा। कब? 10 जनवरी आपको ध्यान रखना है विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने वियतनाम को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन के ऋण को प्रदान करने की घोषणा की है। देखिए, अभी भारत के दौरे पर वियतनाम के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। जो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, नाम क्या है इनका? फाम मिन्ह चिन। ये 3 दिन की यात्रा पर आए हैं भारत में। 30 जुलाई को आए थे और 1 अगस्त को ये वापस चले गए। तो यहाँ पर जब आए तो इन्होंने बहुत से समझौते किए। उसी में आपको ध्यान रखना है कि भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की। और ये ऋण क्यों प्रदान किया है, ये जो लोन दिया है क्यों दिया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना, वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है ना। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि चाइना अक्सर जो वियतनाम के आसपास का जो समुद्री एरिया है वहाँ पर क्या करता है, अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी था और भारत ने ये अपने फ़ायदे के लिए किया है। ठीक है, यहीं पे आपको ध्यान रखना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गुजरात के लोथल में भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ समझौता किया है। तो राष्ट्रीय समुद्री परिसर की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक परिसर बनाया जा रहा है, जहाँ पर नौसेना संग्रहालय होगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र भी बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत और वियतनाम की बात करें अगर तो एक बार मैप में देखिए वियतनाम कहाँ पर है। देखिए, वियतनाम की बात करें तो ये आप वियतनाम को देख रहे हैं। ठीक है,
इसके आसपास के पड़ोसी देशों को अगर आप देखेंगे तो ये लाओस है ना, यहीं पे आपको थाईलैंड इस तरफ दिख रहा है, इधर कंबोडिया दिख रहा है ना, ऊपर यहाँ पे चाइना आपको दिख रहा है। और अगर यहाँ पे इस बड़े मैप में देखिए लोकेशन के अंदर, विश्व के अंदर, तो ये वाला जो लोकेशन है ये वियतनाम है यहाँ पर, और यही जो समुद्री एरिया है यहीं पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है चाइना हमेशा यहाँ पर कोशिश करता रहता है। बात करें इसकी राजधानी क्या है वियतनाम की, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हनोई ध्यान रखना है। यहाँ की करेंसी जो है वो डोंग है ना। वहीं पे बात करें अगर कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री का नाम ध्यान रखिएगा, फाम मिन चिन। वियतनाम और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में। नाम क्या है उस युद्ध अभ्यास का, विनबैक्स नाम आपको ध्यान रखना है। 2023 में किया गया था, तो विनबैक्स 23 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, वियतनाम में ही अभी हाल ही में एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर 2 महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण किया था। एक आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया था, और महात्मा गांधी की मूर्ति, ये दोनों ही महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2023 में वियतनाम में किया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसने की है? तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो द्रौपदी मुर्मू ने की है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता जो है वो हमेशा राष्ट्रपति ही करती हैं, ठीक है। और ये जो अध्यक्षता की गई थी ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली, नई दिल्ली का नाम आपको पता ही है, दिल्ली के अंदर है राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन के अंदर कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में ये अध्यक्षता हुई थी, वहीं पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये 52वां सम्मेलन था। 51वां सम्मेलन जो है ये 2021 में हुआ था, 3 साल के बाद ये आयोजन किया जा रहा है। और जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वो आपको ध्यान रखना है 1949 में किया गया था पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन, है ना। चलिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हम आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवा देते हैं। जैसे बात करें अगर यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, एक आपको आर्टिकल 153 ध्यान रखना है, जिसमें हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। ये किस आर्टिकल में मिलता है, तो ये आपके संविधान के 153 आर्टिकल में मिलता है, 153। 154 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल के राज्यपाल है उसके अंदर रहती है। आर्टिकल 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, 157 की बात करें आर्टिकल तो राज्यपाल पद की योग्यता, 169 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा शपथ, है ना। 159 की बात करें 159, आर्टिकल 161 में कहा गया है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां जो हैं कुछ निहित होती है। आर्टिकल 213 यानी कि 213 की बात करें तो राज्यपाल को की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, आप इसको याद कैसे करेंगे, मैं आपको ना इसके लिए छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इसको इतना सारा याद करना है, इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। आपने देखा है ना कि एक योगा होता है जिसके अंदर नाक के अंदर पानी डाल के दूसरे नाक के छेद से निकाला जाता है, तो ये एक योगा की पोजीशन है जिसे राजा जो है कर रहा है और अपने नाक साफ करने के लिए, तो राजा का नाक योगा से साफ। तो इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 153, 54, 55, 56, 57, 58 और 159 लगातार आपको ध्यान रखना है। राजा यानी कि राज्यपाल, का से क्या हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति, ना से नियुक्ति, क से कार्यकाल, योगा से योग्यताएं, सेवा से क्या हो जाएगा सेवा या शर्तें, है ना, साफ से शपथ। इस ट्रिक के माध्यम से ना आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत कारगर है, एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। कुछ भी पूछे, नियुक्ति पूछे तो सीधा 155, योग्यता पूछे तो 157, है ना, और एक 161 अलग से ध्यान रखिएगा जो राज्यपाल के क्षमादान करने की शक्ति है। अच्छा, एग्जाम में पिछले साल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। किसी राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। राज्यपाल पद के हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 साल आपको ध्यान रखना है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। वहीं पे बात करें अगर हम यहाँ पर,
तो राज्यपाल का जो वेतन भत्ता होता है वो किस कोष से आता है, तो राज्य की संचित निधि द्वारा आता है, यानी राज्य सरकार वहन करती है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की प्रमुख भूमिका क्या होती है, तो केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी जोड़ने का काम करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देखता है। अच्छा, यहाँ पे जो गलतियाँ होती हैं वो दो चीज़ ध्यान रखना है, नियुक्ति और त्यागपत्र ये दोनों ही राष्ट्रपति के हाथ में होता है ना। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और त्यागपत्र किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। लेकिन गलती क्या होती है कि जब कभी भी पूछा जाता है कि शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो शपथ ग्रहण जो है वो हमेशा राज्य का मुख्य न्यायाधीश करवाएगा। और एग्जाम में ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया होता है, बच्चे राष्ट्रपति टिक करके आते हैं, जो गलत हो जाता है। तो नियुक्ति और त्यागपत्र कौन, राज्यपाल, और शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट, जिसके अंदर वैश्विक कृषि निर्यात की बात की गई है, इसमें रैंक जारी की गई है। तो भारत जो है वो इसमें 8वें नंबर पे है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है, तो यूरोपीय संघ जो है ये पहले नंबर पे है ना, 836 बिलियन डॉलर के साथ। वहीं पे अमेरिका की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे कौन है, तो चौथे नंबर पे है आपका चीन। वहीं पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो 8वें नंबर पे है इस कृषि निर्यात के मामले में। 2023 में 51 बिलियन डॉलर कृषि निर्यात भारत का है इस बार, लेकिन 2022 में 55 बिलियन डॉलर कृषि निर्यात था। इसका मतलब कि भारत की जो कृषि निर्यात है वो घटा है इस बार। तो घटने का कारण क्या है, ध्यान रखिएगा। घटने का कारण सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2022 में, है ना, मई में गेहूं के निर्यात पर भारत ने प्रतिबंध लगाया था। जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगाया था। अक्टूबर 2023 में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं निर्यात जो है वो भारत का थोड़ा सा घटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, WTO। हाँ, अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे एक बार विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं, है ना, उनके सदस्य देश या महानिदेशक पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। 1 जनवरी 1995 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य जो है वो 164 सदस्य देश हैं, और सबसे लेटेस्ट जो बना है वो अफगानिस्तान, आपको ध्यान रखना है। अगर हम हेड की बात करें महानिदेशक की, तो नगोजी ओकोंजा-इवेला का नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि WTO का कार्य क्या है। तो WTO एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निपटाता है और व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो WTO है ना, इसका जो गठन हुआ था ये 1 जनवरी 1995 में हुआ है, लेकिन इससे पहले इसे GATT यानी गेट के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंस्टाग्राम पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है। तो इंस्टाग्राम पर अभी हाल ही में तुर्की ने प्रतिबंध लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तुर्की की बात करें तो सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक नरसंहार कानून, जिसे जीनोसाइड लॉबी कहा जाता है, ये भी तुर्की ने पेश किया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, ये तो अभी प्रतिबंध लगाया है। तुर्की ने 2007 से लेकर के 2010 तक आपको ध्यान रखना है यूट्यूब पे भी प्रतिबंध लगा रखा था। जो आप आज लेक्चर देख रहे हैं, ये अगर आप तुर्की में होते तो आप नहीं देख सकते, है ना। यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगाया था 2007 से लेकर 10 तक। फिर अभी तो यूट्यूब से हट गया है प्रतिबंध। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का नाम। बांग्लादेश के अंदर आरक्षण को लेकर के ना अभी वहाँ पे बहुत मतलब मारकाट चल रहा है। इस वजह से बांग्लादेश ने भी जितने भी सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया है अभी हाल ही में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी देख लेते हैं क्या है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। बात करें तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा। रेसेप तैयप एर्दोआन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। तुर्की को आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, ये वाला हिस्सा जो है ये यूरोप में है और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका एशिया में है। तो इसका हिस्सा यूरोप और एशिया में दोनों में फैला हुआ है। ठीक है।
तुर्की को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना एक उपनाम है जो बहुत ही फेमस है, यूरोप का मरीज, है ना। तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देखिए तुर्की यहाँ पर है ना, अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर, इधर एशिया है, उधर से यूरोप है, वहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको तुर्की के बारे में थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह के उपयोग को मंजूरी दी है? देखिए कांडला बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात के अंदर पड़ता है ना। वहीं पे विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। और मालदीव को इसके उपयोग की मंजूरी दी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो मोंगला बंदरगाह है ना, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा मोंगला बंदरगाह, इसके संचालन का अधिकार जो है अभी हाल ही में भारत ने प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मालदीव की बात कर रहे हैं तो एक बार मैप में मालदीव को देखिए। मालदीव जो है आपको यहाँ पर मालदीव दिख रहा है, ये आपका क्या है? इंडिया है ना, अपना प्यारा भारत। यहाँ पे श्रीलंका आपको दिख रहा है, यहाँ पे है आपका मालदीव। अच्छा, मालदीव जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गुजरात का कांडला पोर्ट यहाँ पर, और आंध्र प्रदेश का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, कौन सा बंदरगाह? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। राजधानी क्या है? माले। रुपया यहाँ की करेंसी है। मोहम्मद मोइजू जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की है ना। एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आप यहाँ पर एंडी मरे को देख पा रहे होंगे। अगर एंडी मरे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए इनके हाथ में टेनिस का रैकेट है ना। ये टेनिस के प्लेयर हैं। किसके प्लेयर हैं? टेनिस के प्लेयर हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल के एक प्लेयर हैं थॉमस मुलर, जो जर्मनी के हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है ना। ओलिवियर गिरोड की बात करें तो ये फ्रांस के हैं, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है, दोनों फुटबॉलर थे। हॉकी का आपको ध्यान रखना है PR सीरीजेस का नाम, है ना। 2023 में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जीता था, भारत के हैं। टेनिस के अंदर एक और नाम ध्यान रखिएगा, रोहन बोपन्ना का। रोहन बोपन्ना जो है ये भारतीय खिलाड़ी हैं और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में डबल्स का खिताब इन्होंने जीता था हाल ही में, ठीक है। और बैडमिंटन के अंदर अश्विनी पोनप्पा का नाम आप लोगों ने कल पढ़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एंडी मरे के बारे में एक जरूर चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनका संबंध पूछ ले कौन से देश से है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। क्या है? ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति टैक्स के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो आपको पता है कि 2024 के अंदर जो ब्रिक्स, जो आपका ये G20 सम्मेलन हो रहा है, संगठन जो मतलब अध्यक्षता जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो ब्राज़ील कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। और ब्राज़ील आपको ध्यान रखना है कि ब्राज़ील अध्यक्षता कर रहा है, तो ब्राज़ील का ही प्रस्ताव था, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो अरबपति कर है, ये अरबपति कर क्या है पहले इसको समझ लीजिए। इसका प्रस्ताव ब्राज़ील ने रखा है ना। और इस अरबपति टैक्स के अंदर होगा क्या कि जो भी जिसके पास भी $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति होगी वो 2% क्या करेगा? टैक्स देगा। क्या करेगा? 2% टैक्स देगा। अब वो 2% टैक्स इकट्ठा करते करते लगभग $250 बिलियन इकट्ठा हो जाएगा। जब इतनी धनराशि जमा हो ही जाएगी तो क्या किया जाएगा? विकास, ऐसे देश जिनको विकास की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की जाएगी, उनको डेवलप किया जाएगा, इन पैसों का यूज वहाँ पर किया जाएगा। ये अरबपति जो कर है, इसके अगर हम बात करें जन्मदाता कौन है, तो गैब्रियल जुकमैन का नाम ध्यान रखिएगा। किसका? गैब्रियल जुकमैन का नाम आपको ध्यान रखना है, वो इस अरबपति कर के जन्मदाता हैं, ठीक है। वहीं पे बात करें 2023 में जो इसका आयोजन किया गया था वो भारत में किया गया था, आपको ध्यान ही रखना है ना। यहाँ पे बात करते थोड़ा सा ब्राज़ील को देखिए। ब्राज़ील की बात करें तो ये आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है। कौन सा? साउथ अमेरिका महाद्वीप, है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राज़ील आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। ये कौन सा देश है? तो ब्राज़ील है। ध्यान रखिएगा इस पूरे महाद्वीप के अंदर एक इक्वाडोर का नाम ध्यान रखना और एक चिली का नाम ध्यान रखना। इक्वाडोर और चिली ही ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, बाकी इस महाद्वीप पर जितने देश हैं सभी ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं।
ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, रियल जो है यहाँ की करेंसी है, लूला डी सिल्वा जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की बात करें जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो घास के मैदान को यहाँ पर कंपोज कहा जाता है, कॉफ़ी के बागान यहाँ पर फजेंडा कहलाते हैं, और कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पर आपका ब्राज़ील है ना। तो कॉफ़ी से 2 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने की, कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहा जाता है और कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 में विश्व में कौन है, तो आपका ब्राज़ील है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो है वो कहाँ पर आयोजित की जा रही है। देखिए इसका आयोजन तो 2023 में होना था, लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि चक्रवात मिचोंग जो है वो आ गया था और तमिलनाडु की जो सीमा रेखा है उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने लगा था, इसी वजह से। तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग का जो है आयोजन किया जाएगा, अब 2024 में किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रेसिंग ट्रैक है इसकी लंबाई कितनी है, तो 35 किलोमीटर इस रेसिंग ट्रैक की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने सफल परीक्षण चक्र प्रारंभ किया है। तो सफल परीक्षण चक्र प्रारंभ करने की बात करें तो सबसे पहली तो बात ये आपको ध्यान रखनी, सफल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, इसकी क्या है फुल फॉर्म है। इसमें होगा क्या, देखिए सफल जो है आपको ध्यान रखना, इसमें क्या किया जाएगा, ये सफल परीक्षण चक्र जो है ये CBSE ने शुरू किया है। CBSE का ये कहना है कि 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, है ना, इनके ऊपर परीक्षा का दबाव जो है थोड़ा कम किया जाए, है ना, ताकि उससे क्या होगा, दबाव कम किया जाए और इनके ऊपर ना रटने की बजाय, है ना, ये बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, उनके ऊपर हम प्रेशर बनाते हैं कि रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, नंबर कम है, नंबर ज़्यादा है, आप रैंक आपकी क्लास में कम क्यों आई है ना। तो इसमें क्या किया गया है, रटने की बजाय सीखने पर बल दिया गया है कि चीज़ों को सीखना है, सीखने पर बल दिया गया है रटने की बजाय, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट कार्ड जो है ना, रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई भी रैंक जारी नहीं की जाएगी, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो सफल परीक्षण चक्र जो है वो CBSE ने शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के अंदर दुनिया के कितने नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया, तो आपको ध्यान रखना था 24 नए स्थलों को शामिल किया गया था, है ना। वहीं पे बात करें अगर हम, तो आज आपके लिए फिर से एक क्विज़ है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अभ्यास जो तरंग शक्ति है, तरंग शक्ति 2024, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, है ना। और आज के लाइक का जो टारगेट रखा गया है वो मात्र 10 लाइक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे प्रोवाइड कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।